साथ रेखा मिश्रा। इस वक्त मैं राजभवन के बाहर मौजूद हूं और यहां पर जेएलकेएम पार्टी की खतियानी पदयात्रा का आज समापन कार्यक्रम है। हमारे साथ जेएलकेएम के केंद्रीय राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है वो मौजूद है, विजय सिंह जी। उनसे बातचीत करेंगे और इस कार्यक्रम के बारे में जानेंगे कि आज ये पूरा कार्यक्रम जो है वो क्या है और किस तरीके से इसका समापन हो रहा है। विजय जी, 1932 खतियान का आज समापन है पदयात्रा का, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले रेखा जी, आपके दर्शकों को मेरा खतियानी जोहार है। और आपको पता है कि झारखंड की ऊपरी राजधानी दुमका से पिछले 20 दिन पहले जब टाइगर जयराम यादव जी की अनुमति में भाई अमित मंडल जी के नेतृत्व में उनके साथियों ने जब ये खतियानी यात्रा की शुरुआत की थी, वो भी पैदल यात्रा की शुरुआत की थी। आपको पता है कि 42-43 डिग्री तापमान में पैदल वहाँ से चल करके आना, और राज्य भर के लोगों ने जहाँ जहाँ से ये यात्रा गुजरी है वहाँ के हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इनका समर्थन किया, उनको साथ दिया और उनके साथ इस यात्रा में चले। और ये यात्रा 20 दिनों की यात्रा तय करके दुमका से रांची आज पहुंची। आज हम लोग राजभवन के पास हैं अपने बुनियादी सवालों को लेकर के कि क्यों झारखंड जो नीति अपंगता का शिकार है। जब हम लोग स्थानीय नीति की बात करते हैं, जब हम लोग 1932 की बात करते हैं या लास्ट सर्वे सेटलमेंट की बात करते हैं, तो सरकार से हमारी डिमांड है कि आप स्थानीय नीति को उस ढंग से परिभाषित करें सो डैट कि झारखंड में स्थानीय लोगों को एक पहचान मिले और उस पहचान के बाद उनके लिए आप रोजगार की नीति बनाएं, उनके पलायन को रोकने के लिए आप पॉलिसी बनाएं। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को झारखंडी पहचान देते हुए उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उनके लिए अवसर को संरक्षित और सुरक्षित रखते हुए आप कैसे आप नीति बना सकते हैं, उस पर सरकार काम करे, ये याद दिलाने के लिए आज हम लोग आए हैं और राजभवन के सामने हैं। विजय जी, आज ये जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, तो क्या राज्यपाल के पास भी आपके प्रतिनिधिमंडल जाएंगे? क्या कोई ज्ञापन सौंपा जाएगा अपनी मांगों को लेकर अवगत कराने? नहीं, निश्चित तौर पर जो राज्यपाल के जो सचिवालय है, निश्चित तौर पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो पार्टी के पास इंफॉर्मेशन है, राज्यपाल का बोकारो में पहले से एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और 3 बजे से 7 बजे के बीच 4 घंटे जो माननीय राज्यपाल है वो बोकारो के दौरे पर होंगे। लेकिन उनके अनुपस्थिति में हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई ज्ञापन उनके नाम से हम लोग सौंपे सो डैट कि जब वो लौटे तो पार्टी की जो आज के जो कार्यक्रम है और इस पूरे यात्रा का जो उद्देश्य रहा है वो राज्यपाल महोदय को हम लोग लिखित रूप से अवगत कराने की कोशिश करेंगे। विजय जी, एक सवाल ये भी रहेगा कि कई मांगों को लेकर आंदोलन होते हैं सरकार के कानों पर, लेकिन जू नहीं रेंगती है। ये जो आंदोलन है 1932, इसकी शुरुआत काफी समय से हुई थी। खुद हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो वो इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक सिफर है। ये जो आज पदयात्रा हुई है जिसका समापन हो रहा है, क्या लगता है उनके कानों तक ये बात पहुंचेगी? देखिए, हमको लग रहा है कि देखिए, आप उनको बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, जो सोया हुआ है, जो जाग करके अनदेखा कर रहा है, उसको आप रेखा जी बता नहीं सकते। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने घोषणा पत्र में जारी करती है कि 1932 को हम लोग स्थानीय नीति का आधार बनाएंगे। तो लिख के आप क्या कहते हैं, आप बोल के क्या करते हैं, इसका फर्क नहीं पड़ता है। आचरण क्या कहता है ये देखने वाला बात होगा। आप 9वीं अनुसूची में डालने के लिए 1932 का संकल्प विधानसभा से पास करके केंद्र को भेज देते हैं। आपको पता है कि केंद्र मानेगा नहीं, और केंद्र क्यों नहीं मानेगा ये भी आपको पता है कि ये जो पॉलिटिकल जो आप स्टेप जो उठा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं कर रहा है। तो जब तक वो पॉलिटिकली बीजेपी के लिए करेक्ट नहीं होगा वो आपका समर्थन नहीं करेंगे। और सबको पता है कि झारखंड के जो आदिवासी हैं वो जेएमएम के कोर वोटर हैं, बीजेपी के कोर वोटर नहीं है। तो जेएमएम के कोर वोटरों की रक्षा यहाँ का आदिवासी मुख्यमंत्री जब नहीं कर पा रहा है तो चीजों को लटकाने और भटकाने के लिए आप केंद्र को भेज दें, ये टालने की नीति है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भले लिख करके बोले 1932 उसका कोर इशू है, लेकिन उनके मन वचन कर्म में एकरूपता है। जो वो बोलते हैं वो करते नहीं है, इसी बात का अफसोस है। और यही कारण है कि हम लोगों की पार्टी इन सब चीज़ों को अडॉप्ट कर रही है। हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जो वंचित जो तबका है, जिनकी बातें सरकार नहीं सुन रही है, यहाँ से लेकर के कि दिल्ली की सरकार, तो उन मुद्दों पर हम लोग उनको अंगीकार करके उनको अडॉप्ट करके चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सो डैट कि उनको याद दिलाया जाए कि आपने कहा था। और इनके तरफ से हम भी आपसे कह रहे हैं कि आप इनकी बातों को मान जाए। सिर्फ इतना ही नहीं है रेखा जी, सरना धर्म कोड एक धार्मिक पहचान है। अगर कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई क्रिश्चियन है, आदिवासियों का कौन सा धर्म है? जातीय जनगणना को लेकर के अधिसूचना आ गई है। मार्च 2027 में इस क्षेत्र में जातीय जनगणना होगी, केंद्र ने तय कर दिया। हम लोग ये डिमांड करते हैं कि सरना धर्म कोड के बारे में आप फैसला कीजिए।
ये सरना धर्म कोड को लेकर के आप फैसला करें और जातीय जनगणना का जो फॉर्मेट आप लेकर के आ रहे हैं उस फॉर्मेट में आप धर्म का एक कोड, ये कॉलम बना रहे हैं उस कॉलम में सरना धर्म कोड को आप इंक्लूड करें, सो डैट कि आदिवासियों को भी लगे कि धार्मिक रूप से उनकी पहचान क्या है। आपने आदिवासियों का जिक्र किया, कल जो एक बंद बुलाया गया था उसको आपकी पार्टी ने समर्थन दिया था, जयराम महतो ने खुद इसकी घोषणा की थी। जिस फ्लाईओवर के रैंप का विरोध उनकी ओर से किया जा रहा था, आज उसका उद्घाटन भी हेमंत सोरेन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिएगा? क्या आप उस उद्घाटन के विरोध में हैं या आदिवासियों के साथ है? क्योंकि कल आप बंद में आदिवासियों का समर्थन आपने किया था, तो क्या रैंप का उद्घाटन यानी कि डेवलपमेंट बुरा है, इसे आप कैसे? रेखा जी, हम लोग समावेशी राजनीति के पोषक हैं, हम लोग समावेशी राजनीति को मानने वाले हैं, हम लोग कभी भी एक तरफा बात नहीं करते। निश्चित तौर पर जो डीपीआर बना है उस स्पैन को लेकर के, उस फ्लाईओवर को लेकर के वो क्वेश्चनेबल है। उस डीपीआर को जिस इंजीनियर ने बनाया, जिस चीफ इंजीनियर ने पास किया, जिस सेक्रेटरी ने उसको अप्रूव किया है, वो निश्चित तौर पर दोषी है। उनको पता था कि ये जो फ्लाईओवर का स्पैन है वो सरना स्थल के मेन गेट को टच कर रहा है, वहाँ वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो उनको फ्लाईओवर के डिज़ाइन में फेरबदल करना चाहिए था। एक दूसरी बात, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज अगर वहाँ पर ये संकट उत्पन्न है तो फ्रंट लाइन जो बचा हुआ है सरना स्थल का, जो मुख्य गेट है उसको लेफ्ट एंड राइट करना चाहिए। ये मैं निजी राय अपनी दे रहा हूँ। मैं जो चीज़ें अब हो गई हैं वहाँ से हम रोल बैक नहीं कर सकते, लेकिन उस परिस्थिति में जा कर के कैसे चीज़ों को डाइल्यूट किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए, समाधान की तरफ कैसे हम लोग बढ़ सकते हैं, उसका एक फार्मूला दे सकते हैं कि गेट को थोड़ा लेफ्ट राइट किया जाए, कि स्पैन भी बचे। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम लोग आदिवासियों के कल के जो मांग थी उसमें हम लोग उनके साथ हैं, बट अब वे आउट निकालने का समय है, क्योंकि जब हम और आप बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में एक वे आउट निकलना चाहिए और उस गेट को शिफ्ट करके एक ऐसा पोजीशनिंग देना चाहिए जहां एंट्री और एग्जिट में प्रॉब्लम ना हो और फ्लाईओवर भी अपनी जगह इंटैक्ट रहे। लेकिन जिस अदूरदर्शिता का परिचय राज्य के इंजीनियरों ने दिया है, राज्य के कर्मचारियों ने दिया है और राज्य की सरकार ने दिया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आदिवासियों के साथ धोखा है। और हमको लग रहा है कि आदिवासियों की आवाज़, अगर ये आदिवासी मुख्यमंत्री अगर नहीं सुन रहे हैं तो ये कैसा हुआ राज है। एक आखिरी सवाल रहेगा, चूंकि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासियों की आवाज़ जो है वो नहीं सुन पा रहे, चूंकि आनन फानन में आज उद्घाटन का फैसला लिया गया है, कल तक इसकी कोई जानकारी नहीं थी, देर रात इसकी जानकारी आई, फूल मालाओं से पूरे फ्लाईओवर को सजा दिया गया। तो क्या हेमंत सोरेन को अब डर नहीं है आदिवासियों के विरोध का, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि अब तो मैं सत्ता में हूँ? साथ ही मैया सम्मान में इस बार लापरवाही बरती गई है कि मात्र 1 महीने का पैसा महिलाओं के खाते में गया है। इन दोनों ही सवालों का मैं चाहूंगी। देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग बार बार कर रहे थे कि मैया सम्मान योजना आपका चुनाव जिताऊ स्टेप हो सकता है, बट आपका राज्य का बजट अलाउ नहीं करता है कि आप इसको प्रोलॉन्ग आप कंटिन्यू करें। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि वो दिन भी आने वाला है जब मैया सम्मान योजना को लेकर के सरकार सरेंडर करेगी, वो राज्य के लोगों से माफ़ी मांगेगी। अब माफ़ी मांगने में वो कितना देरी कर रहे हैं और कितना वो छीछा लेदर करवाएंगे अपनी सरकार की, उस बात का इंतजार है। लेकिन अभी चुनाव में 4.5 साल की देरी है। आदिवासियों से जो उनको लेना था वो ले चुके हैं, और एक झूठ उन्होंने कहा था 2019 में कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नहीं हुआ। मैया सम्मान योजना देंगे, आप देख रहे हैं कि वो फेल कर रहा है। तो जब 2024 आएगा तो नया झूठ को ही गढ़ेंगे। और ये आदिवासियों को भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ आप दिशोम गुरु, तीर धनुष ये नहीं चलेगा, आपको इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा, आपको पढ़ लिख कर इतना समझदार होना पड़ेगा कि आपके राजनीतिक हितों की रक्षा कौन करता है। सिर्फ इंटैक्ट वोट बैंक बन के किसी के पीछे पीछे चल देना, ये राजनीतिक समझदारी नहीं है। रेखा जी, आदिवासी समुदाय को भी समझना पड़ेगा। क्या अब झारखंड की जनता को ये मानना होगा कि जयराम महतो की पार्टी सिर्फ कुर्मी की राजनीति नहीं करेगी बल्कि पूरे ओवरऑल झारखंडियों की राजनीति? निश्चित तौर पर आपको पता है कि जयराम महतो मास लीडर है, और आज के तारीख में आपको पता है कि जो पिछला विधानसभा का सत्र बीता उसमें न सिर्फ डुमरी का मामला उठ रहा था, पूरे राज्य भर के मुद्दों को विधायक उठा रहे थे। तो इसका सीधा मतलब है कि वो सिर्फ एज ए डुमरी विधायक काम नहीं कर रहे थे, वो एज ए JLKM के सुप्रीमो भी काम कर रहे थे। पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी को इस बात का एहसास है कि वो पूरे राज्य भर के लीडर है, यहाँ के मूलवासियों के लीडर है, यहाँ के आदिवासियों के लीडर है, जो झारखंडी है वो जयराम महतो को अपना नेता मानने लगा है। तो इस जिम्मेवारी का एहसास हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को है, और उसी जिम्मेवारी के एहसास के तहत वो अपने फर्ज का निर्वहन करते हैं। और आपने जो मूल सवाल पूछा है, निश्चित तौर पर 2029 आने दीजिए, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। जिस ढंग से JLKM का राजनीतिक प्रसार बढ़ रहा है राज्य भर के अंदर, जो प्रभाव टाइगर जयराम महतो जी का है, जो काम करने का जो उनका तरीका है, और जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप के जो नेता और जो बॉटम लेवल पे हमारे कार्यकर्ता जिस ऊर्जा के साथ, जिस जानकारी के साथ और जिस जज्बे के साथ काम करते हैं, लोगों के राज्य के जो लोग हैं उनके दिलों में राजनीतिक पार्टी हमारी घर बना रही है।
आने दीजिए। हमको लग रहा है कि 2029 में राज्य की जनता आशीर्वाद देगी और जो सवाल आज अनुत्तरित रह जाते हैं मीडिया में, जिसका जवाब नहीं मिल पाता है, हमको लग रहा है कि बहुत सारे सवालों का जवाब हमारे टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में उनकी टीम विधानसभा के जरिए उनका समाधान करेगी। उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं और उस घड़ी का हम लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे। जनता भी उसका इंतजार करिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो विजय जी थे, आपने सुना कि कैसे इन्होंने राज्य की जनता की मुद्दों को उठाने की कोशिश की है। 1932 खतियान का इन्होंने जिक्र किया है और बताया है कि कैसे झारखंडियों की अस्मिता, इनकी पहचान को सरकार जो है वो नजरअंदाज कर रही है। लेकिन 1932 खतियान हो या फिर झारखंडियों की आवाज हो, इसे उठाने का काम जेएलकेएम पार्टी करेगी और आने वाले समय में राज्य में इनकी सरकार जरूर बनेगी। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं रेखा मिश्रा, नमस्कार।